का नासिर हुएमी राष्ट्रीय संयोजक हैं जेकेएसए से। बहुत स्वागत आप सभी का। आपसे मैं डिस्कशन करूं, तस्वीरें दिखाऊं, लेकिन उससे पहले ये लाइव तस्वीरें मिल रही हैं। लाइव तस्वीरें जहां पर लोग वोटिंग के लिए घरों से निकल रहे हैं और वोटिंग के साथ साथ फारूक अब्दुल्ला को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जहां पर वो चूंकि थोड़ा सा उम्र का भी तकाजा है, थोड़ा सेहत भी है, वो सहारे से यहाँ पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। आज सेकेंड फेज जब 6 जिलों की 26 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं, 239 कैंडिडेट्स की किस्मत का फैसला हो रहा है। ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और जब खास चेहरे घरों से निकलकर वोट डालते हैं तो एक बड़ा इंपैक्ट भी होता है कि जब ये इतनी सुबह सुबह जाकर वोट डाल सकते हैं तो हम क्यों नहीं। हालांकि सुबह 7 बजे से ही कतारों में लोग लगे हुए हैं और उसका नतीजा ये है कि अच्छी खासी वोटिंग परसेंटेज अब तक है, लेकिन श्रीनगर में है सबसे कम। करीब 4.5% लोगों ने वोट डाला है। मेरे साथ में मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल भी हैं, खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, उनका मैं रुख करूं, लेकिन उससे पहले ग्राउंड जीरो जाना जरूरी है। अजय, वोटिंग परसेंटेज इशारा कर रहा है कि लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा तो लिया है। करीब 10.5% लोगों ने सुबह 9 बजे तक वोट डाला, लेकिन ये वोटिंग परसेंटेज श्रीनगर में बहुत कम रह गया। देखिए रचना, अब क्योंकि कश्मीर की बात की जाए तो श्रीनगर शहर है और अर्बन एरियाज में अमूमन देखा जाता है कि लोग सुबह सुबह अपनी नींद खराब करना नहीं चाहते। इसे मैं वजह मानूंगा क्योंकि मैं देख रहा था, जब भी आप देखें तो शहरों में जब वोटिंग होती है वो कम है एज कम्पेयर टू टाउन्स की बात की जाए। जब मैं नौशहरा में पहुंचा था तो सुबह 6:30 बजे लोग कतार में खड़े थे, मगर वहाँ श्रीनगर में आप देखें तो वोट परसेंटेज कम है। उसके पीछे की वजह जो मैं बता रहा हूँ शायद वही होगी। लोग सोचते होंगे कि आराम से निकलेंगे और फिर वोट डालेंगे, वो वजह है। मगर शाम तक मुझे लगता है कि बेहतर पोलिंग वहाँ पर भी हो जाएगी। यहाँ जिस जगह मैं खड़ा हूँ ना, नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी में, आप देखिए ये कॉन्स्टिट्यूंसी अगर बात की जाए तो ये बड़ी हॉट सीट है क्योंकि रविंदर रैना यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और मुकाबला सुरेंद्र चौधरी जो है उनका होने वाला है रविंदर रैना से, जिन्होंने 2014 में पहले भी चुनाव जीता था। मगर इस बार वो इतिहास वापस दोहरा पाएंगे कि नहीं, वो देखना होगा। वहीं अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में ऐसी कई हॉट सीट्स हैं, लोग लगातार कतारों में हैं। जैसा आपने पहले कहा था रचना कि लोग वोट डालें, किसको डालना है, कैसे डालना है, मुद्दे क्या हैं, वो उनकी मर्जी, मगर वोट डालें। इस लोकतंत्र के पर्व में डेमोक्रेसी के जो राइट उनको मिला है इसका, वो उसका इस्तेमाल करें, वो बेहद ज़रूरी हो जाता है। लोगों से ही बात करते हैं कि क्या लोग कहते हैं, क्या लगता है कि मुद्दे क्या हैं आप लोगों के जिसे सोचकर आप वोट डालने पहुंचेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा जो है रोजगार है, क्योंकि पिछले 10 सालों से आई थिंक कितना रोजगार नहीं मिला जो पहले मिल रहा था, हम तो वही लेके आ रहे हैं। दूसरा ये है कि नौशहरा की डेवलपमेंट, ठीक है, बहुत कम डेवलपमेंट हुई है। इस बार हम वोट फॉर चेंज के लिए खड़े हैं यहाँ पे। जो लोग यहाँ से रहे सरकार में वो तो कह रहे हैं हमने बहुत कुछ किया है, नेशनल हाईवे बन गया, राजौरी पुंछ का टनल बन गई, अब रास्ता जम्मू का जो है वो पास हो गया। सर जो कह रहे हैं उनको बोलो एक बार नौशहरा घूम के देख लें। हमें पता है कि हाँ उन्होंने कितनी बार यहाँ पे आए हैं, नौशहरा में कितने चक्कर लगाए हैं, हम यहाँ के लोकल हैं, हम जानते हैं अच्छे से। इस बारी हम वोट फॉर चेंज के लिए आए हैं यहाँ पे। वोट फॉर चेंज, अलग अलग मुद्दे, अलग अलग चीज सोच के बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या देखिए हर कोई बोलना नहीं चाहेगा, मगर जरूर महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करते हैं अगर कोई कर पाए। मैम आप कुछ बता पाएंगे कि लोग जो हैं क्या सोच रहे हैं, वोट जो डालना है? आप भी वोट डालने पहुंचे, आपने भी वोट डाला होगा? सर अभी नहीं डाला, हमारी ड्यूटी है, उसके बाद डालेंगे। अच्छा, उसके बाद मगर मैं नाम नहीं पूछूंगा पार्टी का, किसी सियासतदान का, मगर क्या लगता है मुद्दे क्या हैं जिसको लेकर आपको लगता है कि नुमाइंदा चुनेंगे? सर मुद्दे बहुत सारे हैं, मुद्दों की बात करो तो फिर कहाँ ये तो रही बात अभी वोट की, तो सबको ये है कि अपना वोट है देना है, अपना हक है वोट देना। बाकी बातें पहले होती हैं, बाद में यहाँ इस जनता को कोई पूछने नहीं आता सर। अच्छा, जनता को पूछने नहीं आता, तो इसलिए जनता इस बार जो करने वाली है वो सोच समझ कर करेगी, ये रचना निकलकर सामने आ रहा है। यही चीज़ें हमने देखी थी जब हम वहाँ पीछे एक अलग गांव में गए थे। वो अपना जो स्टेट प्रेसिडेंट है बीजेपी, जो जहाँ पे नुमाइंदे भी हैं, उनका गांव है, वहाँ पर भी पूछी। लोगों में कहना यही है कि मुद्दा एक रोजगार का है, मुद्दा इस चीज़ का है कि जब यहाँ नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी की डेवलपमेंट कैसे हो जाए। और जो 26 सीटें इस बार जो दूसरे चरण में जो है चुनावों में जा रही हैं, जहाँ वोटिंग चल रही है, 239 कैंडिडेट हैं।
ये 40% से लोग ज़्यादा जो है वो इस बार की चुनावों में इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं। ये दर्शाता है कि लोगों को अब कई ऑप्शन मिले हुए हैं, इसलिए लोग किसी चीज़ पर एक रुके रहेंगे ये कहना गलत होगा, क्योंकि जब राजनीतिक दलों में फूट पड़ी, पीडीपी से फूट पड़ी, तो पीडीपी से अल्ताफ बुखारी अलग होकर एक नए दल को खड़ा कर लेते हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस छोड़ी तो उसके बाद एक नया दल खड़ा हो गया। इसी तरह से आप देखें इंजीनियर रशीद हैं, जमात के लोग हैं, जब ये अलग अलग दलों के तौर पर, अलग अलग कैंडिडेट्स के तौर पर लोगों के सामने है, तो जो ये कहा जाए कि ट्रेडिशनल पार्टीज हैं उनके लिए ये चुनौती बने हुए हैं, और ये जीते या ना जीते मगर किसी और का खेल जरूर बिगाड़ सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा अजय, इंटरेस्टिंग वे में आपने बता दिया, लेकिन साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग बात ये भी हुई सुबह डिबेट में जब बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए थे। छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछूंगी, फिर गेस्ट का भी रुख कर लेती हूँ। जब मैंने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने बात करते करते जो अभी तक चुनावी भाषणों में 3 खानदानों के खिलाफ वोट करने की बात थी ना, वो 2 पर आ गई। वो कहने लगे ये जो 2 फैमिलीज हैं, ये जो 2 खानदान हैं, उन्होंने अब्दुल्ला और कांग्रेस का जिक्र किया, तीसरे खानदान का उन्होंने जिक्र ही नहीं किया। क्या बीजेपी को अंदर खाने कुछ लगने लगा है कि शायद चुनाव खत्म होते होते जरूरत पड़ जाएगी? देखिए, जो सिचुएशन है वो उससे अगर बात की जाए तो बीजेपी को ये पता है कि जम्मू कश्मीर में अगर वो चुनाव में हैं तो ऐसा नहीं होने वाला कि वो 62 सीटें लड़ेंगे और 46 सीटें जीत जाएंगे, वैसा नहीं होगा। सीटें लड़ेंगे, उसके बाद जीतेंगे कितनी, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। और उसके बाद गठबंधन के लिए किसको तैयार करना है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस से गठबंधन होने के चांसेस बेहद कम हैं, इसलिए उनके पास जो बचते हैं वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रहेंगे या फिर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो पहले भी उनके साथ कहीं ना कहीं सरकार में रही। हालांकि उसके बाद जब दोनों अलग हुए तो एक दूसरे पर तंज कसने का, इल्ज़ाम लगाने का सिलसिला जारी रहा, मगर ये इल्ज़ाम सिर्फ राजनीति में तब तक होते हैं जब चुनाव होते हैं। जब चुनाव खत्म हो जाते हैं, जब सरकार बनाने की बात आती है तो यकीनन फिर इस ओर रुख चला जाता है कि सरकार बनाई कैसे जाए, उस पर नापतोल होता है और नापतोल के बाद सरकार बन जाती है, जैसे कि 2014 में पीडीपी और बीजेपी ने बनाई थी। तो ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि अब जो 2 परिवारों की बात करने लगे हैं तो इसका मतलब है कि एक परिवार जो है वो हो सकता है वो पाक साफ हो जाए आने वाले समय में। बिल्कुल सही कहा आपने। और चुनावी इस माहौल में कब दोस्त कौन बन जाए, कब कोई दुश्मन बन जाए, ये मालूम नहीं होता। मुझे तस्वीरों में फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला साथ में नजर आ रहे हैं, शायद कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनेंगे।